प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं टीम परीक्षा पर, जहां पर मैं कुलदीप सर फिर से एक बार आप सभी के लिए लेके आया हुआ एनसीईआरटी और एससीईआरटी वाली सीरीज, जहां पर हम डिस्कस करने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे और जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो सभी लोग तैयार है? चलिए सभी लोग एक बार फिर से तैयार करते हैं हमारी नई वही रैपिड सेशन को, जहां पे 4.0 की तहत बीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनकी एक बार रिवीजन कर लेते। ठीक है, सभी लोग तैयार है? चलिए आगे बढ़ते और आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे जी। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे जल्दी जल्दी। इन द वाटर साइकिल स्नो एंड आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। पूछा गया है कि अगर किसी जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे बाष्प में अगर परिवर्तित होते तो उनको क्या बोला जाता है। चलिए सभी लोग जल्दी इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आते समय ही लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल। बहुत बढ़िया दिन है, बहुत सुहाना मौसम भी है, धूप निकली हुई है, बादल एक तरफ छाए हुए हैं और एक साइड में आपके सूरज दादू भी चमक रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका सब्लिमेशन। क्या रहेगा जी? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है जी, ठोस चीजें डायरेक्ट आपकी गैस में परिवर्तित हो जाती है। बराबर है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। चलिए बताइए, पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH और HCl दोनों को अगर रिएक्ट कराओगे तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा और पानी मिलेगा। तो इस रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन बोलोगे, कौन सी अभिक्रिया बोलोगे? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जी नहीं, सर की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था, सर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे ढंग से। ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, हाँ इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माने कि उदासीनीकरण, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए। टेस्ट चल रही है अपनी, कितने मार्क्स की? 15 मार्क्स की टेस्ट चल रही है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे और आने वाले मंडे से आपकी डेली टेस्ट लेने वाला हूं। जिन जिन बच्चों को लगता है कि सर एक बड़ी मैराथन ले लीजिए, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े वो सभी के सभी एक मैराथन में मैं कवर करना चाहता हूं, मेरी ऐसी इच्छा है। अगर आप सभी लोग तैयार होंगे तो एक बार हाथ ऊपर करके बोल देंगे कि सर हम सभी लोग तैयार है, आप बताओ कब लेना है। अगर तैयार होगे तो एक बार अपने गुलाबी हाथ दिखा देंगे, मैं भाई साहब आपके लिए शेड्यूल बना दूंगा। आपका आंसर क्या रहेगा जी? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। जितने भी क्वेश्चन देखे सभी के सभी रिवीजन एक ही क्लास में धड़ाधड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसा ही जोश रखना है ना, जब तक एग्जामिनेशन के सभी क्वेश्चन फोड़ के नहीं आएंगे तब तक ऐसे ही जोश रखना, हर क्लास के लिए रेडी रहना। ठीक है, और इसी बात के ऊपर सभी लोग लाइक कर देंगे एक बार। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? किसने की जी? ये की थी आपके जे थॉमसन जी ने। किन्होंने की थी? जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ। ये रहा आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन। सभी लोग अपने मार्क्स काउंट करते रहेंगे, सभी लोग अपने मार्क्स काउंट करते रहेंगे। रक्त कोशिका जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, बताइए क्या बोलेंगे उसे जी? क्या बोलेंगे उसे? हम WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। और भाई साहब ये देखिए, ये ऐसी गलती हो जाती है। ठीक है, हाँ WBC। क्या बोलेंगे? WBC। ठीक है, चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। मम्प, मम्प नाम का डिसीज जो है भाई साहब, जिसे हम कंठमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठमाला बोलते हैं। उसे किसके वजह से होता है? वो किसके वजह से होता है, उसका कारण क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा भाई साहब बी। कहां से आ गया? ये तो वायरल के वजह से होता है, ये विषाणुजन्य रोग होता है। क्या होता है? विषाणुजन्य रोग होता है। और ये किसका डिसीज होता है पता है? सलाइवरी ग्लैंड होती है ना हमारी, सलाइवरी ग्लैंड होती है सलाइवा वाली, उसमें पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। ये भाई साहब सूझ जाएंगी ऐसे, है ना, एक गाल में पप्पी ले लेंगे वो। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। रक्त समूह में
ओ निम्न में से किस लोगों को रक्त दे सकता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, शेयर और लाइक भी करते रहेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे सेशन के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, क्या रहेगा जी? सभी को दे सकता है, क्योंकि ओ को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, और यूनिवर्सल डोनर माने कि जो सबको दे सके रक्त, है ना? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव है, ऑल ऑफ अबव। 7वां नंबर। 8वें नंबर का क्वेश्चन, क्या लगता है आज 15 में से कितने गुण मिलना चाहिए आपको? 15 में से कम 15 मिलना चाहिए। 15 में से कम 15, ज्यादा अगर 16 भी ले तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगा, ठीक है? पर 15 में से 15 मिलने चाहिए आज। चलिए इसका आंसर करेंगे। ये बहुत स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन लिए थे, लगभग 1 सवा महीने पहले, है ना? जब हमारा भाई साहब बीपीएससी का क्लास 3.0 का खत्म हो गया था, 4.0 को हमने स्टार्ट किए थे, है ना? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन की वजह से डाली जाती है। और कोई बता सकता है इसके अंदर जो चिप्स होते हैं भाई साहब, चिप्स होते हैं, वो किसकी वजह से खराब हो जाते हैं? उनका भाई साहब रैंसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? रैंसिडिटी हो जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे जी? वसा का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वसा का ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के लिए कौन मदद करेगा? ऑक्सीजन मदद करेगा। माने कि ऑक्सीजन गैस की वजह से यहाँ के जो चिप्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है? चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? निम्न दिए गए ऑप्शनों में से कौन अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है? निम्न देखो ये क्वेश्चन देखिए, अभी ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, बराबर है? अब यहां पर देखिए लाइम वाटर को इन्होंने चूना जल लिखा है, चूने का पानी लिखा है। और इस बार एक क्वेश्चन आया था 6 to 8 में, अगर आपने वो आंसर की देखी होगी जिसका मैंने एनालिसिस किया है भाई साहब, वहां पे बीपीएससी ने लाइम वाटर को नींबू पानी लिखा है। क्या लिखा है? नींबू पानी। अब मुझे बताओ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और उसी की वजह से जिन बच्चों ने कि सिर्फ इंग्लिश को देखकर सॉल्व किया था क्वेश्चन, उनका रॉन्ग हो गया, और जिन्होंने हिंदी का ट्रांसलेशन देखा था उनका सही हुआ था। अब ये गलती बीपीएससी अगर बार बार करती रहेंगी तो भाई साहब कैसे होगा हमारा, है ना? कैसे होगा हमारा? लाइम वाटर को बराबर चुना यहाँ पे जल लिखा है, और वहां पे आज इस बार जो 6 to 8 का पेपर आया था बीपीएससी का, उसमें लाइम वाटर को उन्होंने नींबू पानी लिखा है। ये गलती हो गई है बीपीएससी की ओर से, और मुझे लगता है कि शायद वो क्वेश्चन आपका डिलीट कर भी आ जाएगा, ठीक है? रिवाइज आंसर की आने दीजिए, पता चल जाएगा उसमें। हाँ, तो आंसर क्या लिखोगे भाई साहब? लेमन जूस। क्या रहेगा? नींबू का पानी जो रहेगा वो कैसे रहेगा? आपका एसिडिक नेचर रहेगा। कैसे रहेगा जी? एसिडिक नेचर का रहेगा, ठीक है? चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? उस क्वेश्चन को भी चैलेंज किए हमने, टीचिंग परीक्षा ने उस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया है, ठीक है? आप सभी के लिए देखते हैं बीपीएससी आंसर क्या देता है, ठीक है? चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड माने कि सहयोगी, हाँ बहुत बढ़िया, यौगिक कौन नहीं है? यौगिक कौन नहीं है माने कि एलिमेंट पूछा गया है। वाटर कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड, आंसर आपका आयरन। क्या रहेगा? लोहा रहेगा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया। 9 10th में अगर किसी को डाउट है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस अगर लग रहे हैं तो आप मुझे भेजिए, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भेज सकते हो, साइंस बाय टीपी, है ना? साइंस बाय टीपी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? वहां पर भेज दीजिए, नहीं तो हमारे टीम के पास भेज दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट आ रहा है उनको हम देखते हैं सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है? चलिए, विच एसिड इज यूज, मैं साइंस की बात कर रहा हूं, बाकी की बात नहीं, साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है? विच एसिड इज यूज इन अ लीड एक्यूमुलेटर बैटरी? 11वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। साथ में ये 12वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, देखियो 9 मिनट में हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, है ना? 9 मिनट में हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से हमें क्वेश्चन करते करते आगे बढ़ना है। सभी लोग लाइक करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों? कि उसमें इसमें कैरोटीन होता है, और कैरोटीन का मतलब क्या होता है जी? विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए
13वें नंबर का क्वेश्चन सभी के लिए ये रहा, और इसका आंसर थोड़ा ढंग से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। कल हमारा एक क्वेश्चन जो है भाई साहब, जो मैंने लास्ट एक्सप्लेन किया था, आपने देखा है, कल का सेशन आपने देखा होगा, वहां पे एक गड़बड़ी हो गई है, पता है, मैंने एक्सप्लेन करते समय एक्सप्लेन किया, पर टिक मारते समय भाई साहब गलत कर दिया था। उस पे भी बच्चे बोले कि सर आखिरी का क्वेश्चन देख लीजिए, वो आपने गलत कर दिया। अरे हाँ, वो टिक करते समय गलत हो गया, क्योंकि हिंदी का सेशन आपका शुरू हो गया था, वो खत्म भी करना, इस गड़बड़ी में हो सकता है गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, उसे भी क्लियर कर देंगे आज, ठीक है। चलिए कोई नहीं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? सभी ने आंसर कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा 5 से 6 लीटर। आदमियों में खून ज्यादा होता है, महिलाओं में खून थोड़ा कमी होता है। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए इसका आंसर करेंगे। बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग क्या किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? चलिए बताइए सभी लोग, बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है आपका पारा। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पारा। पारा माने की मर्क्यूरी, पारा माने की मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब इसे इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। और ये बार जो है, बार ये इकाई भी है, किसकी है जी? ये आपकी इकाई है, किसकी? इसकी दाब की। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बार से बैरोमीटर, ठीक है। और ये रहा आपका आज का आखिरी का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं 15 में से 15 किन किन लोगों को मिले हैं। चलिए, विद्युत शक्ति की इकाई, ये गलत नहीं करिएगा, ये गलत नहीं करिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा वैट। क्या रहेगा? वैट। तो चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे अभी कि भाई साहब मार्क्स कितने मिले हैं, 15 में से कितने मिले हैं, 15 में से कितने मिले हैं? चलिए कमेंट करें सभी लोग, बहुत बढ़िया, 15 में से 15, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 में, मैंने बोला है ना, कम से कम 15 मिलना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद हो गए ना, इसकी खुशी मनाइए आप, है ना, क्योंकि इन क्वेश्चन को शायद कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा, उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपको याद हो गए हैं, है ना, बस यही बहुत बढ़िया बात है। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन याद करा दूंगा भाई साहब आखिरी तक, ठीक है। चलिए, और जिनको 14 और 13 मिले हैं, नाराज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छे गुण है, पर मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे। कैसे दे? बेस्ट परफॉर्मेंस दे, ठीक है। कुछ गलतियां होती है तो उसे सुधार लेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये वाला कल का क्वेश्चन था, है ना। बच्चे बोले सर आपने गलत किया। हाँ, मैंने गलत किया है, मैं मानता हूं, जल्दी में गलती होगी। मैंने सोचा कि भाई साहब ये लाइन में दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन मैंने ढंग से पढ़े नहीं है। ये गलती आप पेपर में ना कीजिएगा, ये गलती पेपर में ना कीजिएगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? मैंने आपको कल बताया था, सूर्य ग्रहण कब होता? जब सूरज, चांद और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाए। माने कि इसका ऑप्शन आपका रहना चाहिए था, कौन सा ऑप्शन रहना चाहिए था कि चंद्रमा जो है भाई साहब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। मैंने बस ये लाइन से पढ़ लिया था, इसलिए गलती हो गई, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रहेगा, मैंने ऐसे समझकर इसको किया था। आपका आंसर ये रहेगा। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपने सही किया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? द प्लांट विच ग्रो ऑन द सलाइन सॉइल। ये आप सभी को मैंने होमवर्क दिया था और सभी ने इसका आंसर भी किए थे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से, ठीक है। पर कमेंट बॉक्स में आंसर से ज्यादा पता है जो गलत हुआ था उसी को बता रहे थे, ठीक है भाई, हो जाता है, इंसान है, कभी कभी हो जाता है। चलिए, द प्लांट विच ग्रो ऑन द सलाइन सॉइल आर नॉन एज। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, जी हाँ, चंद्रमा बीच में आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इनको बोलेंगे हम हेलोफाइट। क्या बोलेंगे? हेलोफाइट। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, हेलोफाइट ये वाले पौधे होते हैं जो सलाइन वाटर में मिलते हैं। माने कि आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ये पौधे उगते हैं जिनको हम मैंग्रोव प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैंग्रोव प्लांट बोलते हैं। और इनको ही हिंदी में बोला जाता है सुंदरी के वन। क्या बोला जाता है? सुंदरी के वन। और ये सलाइन वाटर में आपको मिलेंगे, माने कि जहां पे बहुत ज्यादा नमक है उस मिट्टी में ये जिंदा रहते हैं, इसीलिए उनको बोला जाएगा हेलोफाइट। क्या बोला जाएगा? हेलोफाइट। इसके बाद और कुछ है पौधे जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर डेजर्ट में पड़ रहे, माने कि अगर बंजर जमीन है पूरी, जहां पे पानी लगभग ना के बराबर है, माने कि कैसे पानी है जी?
जीरो पानी है, पानी कैसा है, जीरो है, तो वहां पे पड़ने वाले जो पौधे रहेंगे उनको बोलेंगे हम जीरोफाइट। क्या बोलेंगे, जीरोफाइट बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पौधे पानी में बढ़ते हैं, पानी में बढ़ने वाले पौधे कौन से रहेंगे, ये रहेंगे भाई साहब कमल हो गए, बाकी की चीजें हो गई, इनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट। अगर आपको पूछा गया कि भाई साहब अलगी, अलगी कौन से प्रकार के भाई साहब जीव है, माने कि फिर वही ऑप्शन आपको जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट या सकुलेंट, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, ये आपके हाइड्रोफाइट पौधे हैं। कैसे रहेंगे, हाइड्रोफाइट। उसके बाद ये सकुलेंट लीव्स वाले, जैसे एलोवेरा आपने इस्तेमाल किए होंगे, एलोवेरा बाबा रामदेव जी बोलते थे कि भाई साहब अगर आपको पिंपल्स हो गए, फुंसिया हो गई, तो एलोवेरा का जूस निकालो भाई साहब, पूरे चेहरे पे लगा दो और अच्छे से मसाज करो, आपके फुंसिया चली जाएंगी। सही बात है, सही बात है। साथ में एलोवेरा का जूस भी पीना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है शुगर की, तो उसने एलोवेरा का जूस पक्का पीना चाहिए। पेट के प्रॉब्लम जितने हैं, किसी के पेट में जो ज्वाला भरती है भाई साहब, गर्मी होती है, वो गर्मी उससे कम हो जाएगी। ठीक है, वो आते हैं आपके सकुलेंट लीव्स में, माने कि उनके पत्तों में पानी ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, पैदा होता है मतलब स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, चलिए इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। देखिए यहां पे जो ऑप्शन दिए है ना वो कंफ्यूजिंग है, यहां पे ऑप्शन जो दिए है ना वो कंफ्यूजिंग है। ठीक है, हाँ देखिए उस उम्र में पिंपल आना नॉर्मल बात है, पिंपल आने चाहिए। अगर पिंपल नहीं आ रहे तो समझ लेना भाई साहब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप ये इंसान नो है। ठीक है, पिंपल आना मतलब आप एक जो बचपना है वो जाकर आप में जो है एक यंग, जो बोलते जवानी बोलते, ठीक है, वो आना शुरू हो जाती है, वो पिंपल आने उसका संकेत होता है। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इसेंशियल कंपोनेंट है, विटामिन और मिनरल इसेंशियल कंपोनेंट है, फैट्स और वाटर इसेंशियल कंपोनेंट है। माने कि यहां पर अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सभी के सभी ऑप्शन आपके सही रहेंगे, सभी के सभी ऑप्शन आपके सही रहेंगे। पर यहाँ पे इसेंशियल कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट जिससे हमें ऊर्जा मिले। क्या मिले, ऊर्जा मिले। माने कि यहाँ पे ऊर्जा देने वाले घटक कौन कौन से उनको देख लीजिए। देखिए पहला तो आपको पता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए फैट से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अब आप मुझे बताओ क्या विटामिन और मिनरल से हमें ऊर्जा मिलती है, क्या नहीं मिलती है? क्या हमें पानी से ऊर्जा मिलती है, क्या नहीं मिलती है? माने कि यहां पे ऑप्शन जो आया है फैट, ठीक है, वो तो सही है पर पानी गलत हो गया, बराबर है। और इसमें देखोगे विटामिन और मिनरल से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इसेंशियल कंपोनेंट उनको बोला जाता है जिनसे ऊर्जा मिले। क्या मिले, ऊर्जा मिले। माने कि इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है यहां पे? ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और ये गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत है। आपका आंसर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आपके पूरे के पूरे विटामिन मैंने यहां पे लिख के दिए। इन सभी के केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है। रेटिनॉल के बारे में आपको याद हो गया, विटामिन डी के बारे में याद हो गया, विटामिन ई के बारे में याद हो गया है, विटामिन के पता है सभी को रक्त का थक्का बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन बी1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे हम थायमिन बोलते हैं, बेरी बेरी नाम का डिसीज होता है। और बाकी के भी यहाँ पे विटामिन जितने भी दी है बी1 वाले सभी के सभी काम करेंगे, पर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई होगा तो वो है बी12। बी12 जो है ये आरबीसी बनाने में मदद करता है, ये आरबीसी बनाने में मदद करता है। और साथ साथ ये जो बायोटिन है, बी7 है, इसे बालों का विटामिन बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बालों का विटामिन बोला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और उसके बाद बी9 जो है फॉलिक एसिड जिसे बोलते हैं, ये फॉलिक एसिड जो है ये भी आपके खून बनाने में भाई साहब माने कि आरबीसी बनाने में मदद करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इतने विटामिन आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। देखिए इसेंशियल कंपोनेंट मतलब क्या होता है? इसेंशियल का मतलब होता है जो ऊर्जा प्रदान करे। देखिए हमारे शरीर की सबसे पहली अगर कोई जरूरत रहेगी तो वो है ऊर्जा, को रहेगी ऊर्जा। और ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा देने वाले जो घटक रहते हैं वो हमारे पास 3 है।
एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट। क्लियर है यहाँ पे? चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट? पूछा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसका प्राथमिक भूमिका क्या होती है हमारे डाइट में। और देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके भाई साहब टेस्ट में भी आ सकते हैं। कल आपकी टेस्ट होने वाली है, सभी को पता है, 10 तारीख को टेस्ट होने वाली है, सभी को पता है। और कल मैंने बायोलॉजी का लगभग 2.5 घंटे तक रिवीजन लिया है। बायोलॉजी का लगभग 2.5 घंटे तक रिवीजन लिया है, जहां पे लगभग बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए है। और जो बच्चे पेड क्लास में है हमारे, उन्होंने अगर वो सेशन नहीं देखा है, फिर से बता रहा हूं, आज वो आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए ये आंसर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट उसका मेन कार्य कौन सा होता है जी? मेन कार्य होता है एनर्जी देना। मुख्य कार्य क्या रहेगा? एनर्जी देना। और मुझे बताएंगे कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए देखते किन किन लोगों को पता है, देखते कौन कौन इसका आंसर करता है। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, फैट माने की वसा में कितनी ऊर्जा होती है, और प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मैं अगर शरीर की बात करूं तो लगभग 60 से लेकर 70% या 65% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फैट से लगभग 20 से 25% ऊर्जा हमें मिलती है। और प्रोटीन से लगभग 10 से 15% ऊर्जा हमें शरीर को मिलती है। वही अगर पर ग्राम की अगर बात करूं, मैं अगर कर रहा हूं पर ग्राम की अगर बात कर रहा हूं, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें पर ग्राम कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलेगी। फैट से मिलती है भाई साहब आपको 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलेगी। और प्रोटीन से भी लगभग आपको 4 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है। ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और साथ में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला घटक कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा आपका कार्बोहाइड्रेट। और अगर पूछा जाए पर ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला कोई घटक होगा, तो वो है आपका फैट माने की वसा। क्लियर हो गया है? और इनको शरीर में इस्तेमाल करने का एक सीक्वेंस भी होता है। सबसे पहले अपना शरीर जो है, जैसे कि मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं निकल रही है, आपको वैकेंसीज नहीं आ रही है, और आप धरने में बैठ गए, आमरण उपोषण करने वाले हो। जब आमरण उपोषण पे बैठ गए हो, तो हमारा शरीर किस प्रकार के घटक को ऊर्जा का एक स्रोत करके इस्तेमाल करता है, वो आपको बताना चाहूंगा। शरीर सबसे पहले आपके शरीर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट है भाई साहब, वो सब कुछ इस्तेमाल कर लेगा पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे इस्तेमाल करेगा वो फैट माने की आपका वसा। और तीसरे नंबर पे इस्तेमाल करेगा आपका प्रोटीन। क्या इस्तेमाल करेगा? प्रोटीन। ये रहेगा आपका सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस से आपका शरीर ऊर्जा बनाने का काम करेगा घटक से। क्लियर है यहाँ पे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज? रेबीज ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाली बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट के लिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और रेबीज के बारे में अगर पूछा जाए, तो रेबीज एक प्रकार का जूनोटिक डिसीज है। कैसा है जी? जूनोटिक डिसीज है। इसका मतलब क्या है? ऐसा रोग जो जानवरों से भाई साहब इंसानों में आता है। कहां पे आता है? इंसानों में आता है। उनको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिसीज बोला जाता है। और रैबीज में भाई साहब एक कॉमन सिम्टम्स होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोला जाता है, माने कि जिसे पानी से डर लगे। क्या लगे? पानी से डर लगता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर क्या रहेगा? बाइट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरे के पूरे सिम्टम्स आपको दिखाई देगा रैबिस के। ठीक है, और रैबिस, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए रैबिस जो है अगर पूछा जाए ये कौन से प्रकार के मार्को ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये विषाणु से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। किससे होता है? विषाणुजन्य रोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, देखिए वायरस का नाम क्या है रैबिस के? राब्डो वायरस। भाई साहब लिख दो कमेंट बॉक्स में, पूछ सकते हैं कि रैबिस जो होता है वो कौन से वायरस के वजह से होता है, जिसका नाम है राब्डो वायरस। भाई का रबड़ दो भाई साहब, पूरा रबड़ी खा दो, पूरा रबड़ी। राब्डो वायरस।
है ना। रबड़ी खा लो भाई साहब कुत्ता काटने के बाद, ऐसे ध्यान रखो, है ना। कुत्ता काटने के बाद क्या खाना चाहिए, अगर सब पूछा जाए तो रबड़ी खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, रबड़ी खाना चाहिए। तो जब कभी भी रबड़ी खाने जाओगे तो उस टाइम पे कुत्ता आपको याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कुत्ता आपको याद आना चाहिए, तभी जाके ये वायरस का नाम आपको ध्यान में रखेगा। रबड़ी खाने जाओ तो कुत्ता याद आएगा, भौ भौ, ठीक है। चलिए, और ये रैबिज जो है कौन से ऑर्गन के ऊपर हमारे अटैक करता है, तो वो रहेगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माने कि आपके भेजे के ऊपर अटैक करेगा, माने कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके ऊपर अटैक करेगा, और उसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, माने कि पानी से डर लगना लगेगा, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, बचपन में 10 इंजेक्शन लेनी पड़ती थी भाई साहब आपके पेट में, अब तो 1 या 2 इंजेक्शन लोगे तो भी काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। चलिए इसका भी आंसर करेंगे इसका आंसर करेंगे। प्राइमरी वेक्टर कौन सा रहेगा, एडीज रहेगा, एनाफिलिस रहेगा, क्यूलेस रहेगा, या एक से अधिक, या कोई भी नहीं। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा, सभी को पता है, सभी ने सही उत्तर देना भी चाहिए, बहुत बढ़िया। एनाफिलिस मॉस्किटो, एनाफिलिस, है ना। ये अंग्रेजों के जमाने की रानी है भाई साहब। ये एनाफिलिस जो है, एना आपने नाम बहुत बार सुना होगा, ये अंग्रेजों के जमाने की रानी है, रानी मतलब मादा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों के जमाने में मलेरिया ज्यादा फैलाया करते थे, है ना। हाँ क्लियर है। और आपको बता दूं, अगर पूछा जाए मलेरिया के जगह पे अगर हाथी पाव आ गया भाई साहब, हाथी पाव आ गया, तो उस केस में आंसर क्या करोगे, चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, दानिश सर की तबीयत ठीक नहीं है जी, इसलिए सर ने आज क्लास नहीं लिया। चलिए इसका आंसर करेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर द हाथी पाव। चलिए चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर करो। हाथी पाव अगर ये ऑप्शन रहा, ये पूछा गया क्वेश्चन में, तो यही आपके ऑप्शन है। उस टाइम पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, उस टाइम पे आपका आंसर क्या आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बस एक इंसान है जिन्होंने सही दिया है। क्या नाम है, क्या नाम है, नाम चला गया आगे, क्या नाम है, नाम तो दिखने दो। शबनम परवीन, शबनम परवीन जी ने सही उत्तर दिया है इसका। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबाउ, इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबाउ। जितने भी यहां पे मच्छर दिए ना भाई साहब, इन सभी 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 के वजह से आपको हाथी पांव होने के चांसेस रहेंगे। ये एक कॉमन फैक्टर है जो आपको याद रखना है, ये कॉमन फैक्टर है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि हाथी पांव में जो आपका कीटाणु रहेगा भाई साहब, ठीक है, वो किसके ऊपर अटैक करता है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में अटैक करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो रहेगा इसके ऊपर अटैक करता है आपके हाथी पांव में, ठीक है। और उसके साथ साथ मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रख दीजिए भाई साहब, बाकी हम देख लेंगे। ये रहा आपका मलेरिया, और ये रहा उसका प्रजोमाजे प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स। क्या है जी, प्लाज्मोडियम विवेक्स। और इसकी मेडिसिन भी आपको ध्यान में रखनी है, उसका नाम है क्लोरोक्विनिन या क्विनिन। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे भाई साहब, ये क्विनिन जो है ये कौन से पौधे से निकाला जाता है, कौन से पौधे से निकाला जाता है, उनका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। और ये क्वेश्चन मुझे शायद मोना मैम ने आपको करवाया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मोना मैम ने आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है कि क्विनिन नाम का जो केमिकल होता है जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन से पौधे से, बहुत बढ़िया, उसका नाम है सिंकोना। क्या जी, सिंकोना। सिंकोना की जो उसके ऊपर खाल होती है उससे बनाया जाता है पाउडर, और उससे निकाला जाता है क्विनिन, जो मलेरिया की एज ए मेडिसिन कर कर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार और जरूर लगा देंगे, 1000 के पास पहुंचने वाले हैं भाई साहब, लाइक और शेयर कर देंगे ताकि 1000 का आंकड़ा आज पार करके ही रहेंगे। और एक बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, अगर आप जीके की तैयारी कर रही हो, जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हो, तो मच्छर के लिए अभी अभी WHO ने एक वैक्सीन
एक वैक्सीन बताई है, उसका आंसर रहेगा आपका मॉस्क्यूरेक्स। क्या रहेगा जी? मॉस्क्यूरेक्स रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहली वैक्सीन है आपकी मलेरिया के ऊपर की। किसके ऊपर की? मलेरिया के ऊपर की, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के वजह से होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मॉस्क्यूरेक्स। ये किसकी दवा, किसकी वैक्सीन है जी? ये आपकी मलेरिया की है। और किनको दिया जाता है? लगभग 6 से लेकर 17 महीने तक जो बच्चे होते हैं छोटे वाले, उनको दिया जाएगा। ठीक है, माने कि आने वाले भविष्य में जब आपके बच्चे होंगे भाई साहब, हमारे बच्चे होंगे ना आके जाकर, तो भाई साहब इनको ये मॉस्क्यू दे दो कि जन्म भर जो है भाई साहब वो एनाफिलिस नाम की जो अंग्रेज हमारे जमाने में आई थी ना, जो जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, वो नहीं होगा। माने कि एनाफिलिस भाई साहब फिर इंडिया छोड़कर चले जाएंगी। भागो इंडिया से, है ना, साइमन गो बैक। चलिए कोई नहीं। और ये सभी के सभी डिसीज मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए, द स्काई जो है आपका क्लियर अगर है तो उस टाइम पे वो ब्लू दिखाई देगा। तो सही तो बात है, जब आकाश पूरा साफ रहेगा उसी टाइम पे वो नीला दिखाई देगा, नहीं तो काला दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। बराबर है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। और बहुत बढ़िया, आज 800 का आंकड़ा पार हो गया। कर 10,000 तो नहीं, पर 1000 के ऊपर बच्चे लाइव आना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से जबरदस्त और पढ़ाई करते रहेंगे हम, है ना। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। भाई साहब ये तो गलत हो गया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कुछ मतलब ही नहीं। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर मोर देन द लाइट ऑफ ऑल अदर्स कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। आपका आंसर सी रहेगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जा रहा हूं तो आपका आंसर सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। और कल मैंने जो है आपके साथ एक क्वेश्चन भी शेयर किया था। वो क्वेश्चन ऐसा था कि मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, उनको लार्वा खाने वाले एक फिश, एक छोटी सी मछली होती है, उनका नाम मैंने बताया था। उसे बोला जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोलर ऑफ मॉस्किटो। उसका नाम लिख दोगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी? हेलो, माइक चेक, एक बार आवाज आ रही है? एकदम क्लियर कर देंगे प्लीज। आवाज आ रही है? कुछ नहीं, यहीं पे था। वो काले बादल आ गए ना, आसमान साफ है कि नहीं देखने गया था मैं। है तो देखो भाई साहब, आसमान तो साफ ही है। आसमान तो साफ ही है ना, नीला ही आसमान दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। देखिए इसमें यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनिट माने कि इकाई में डिफरेंस है, उसे आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो ध्यान से आंसर करेंगे सभी लोग। बी रहेगा, सी रहेगा, या क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा हुआ किसी ने ऑप्शन नंबर ए क्लिक नहीं किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होता तो आपका आंसर भाई साहब यहाँ पे ई होता। ई माने कौन सा? मोर देन अबव। ठीक है, मोर देन अबव होता, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। और ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। मार्स गैस किसे बोला जाता है? मार्स तो नाम आपने सुना होगा, आईपीएल तो देखो होगा, वहां पे शायद पंजाब की ओर से शॉन मार्श खेलते थे। ठीक है ना, ऐसे खेलते थे, चौके छक्के लगाते थे भाई साहब, है ना। मुझे याद है, मैं देखा करता था, पर अभी तो नहीं देखता हूं। चलिए कोई नहीं। मार्स गैस किसे बोला जाता है? किसे बोला जाएगा? मीथेन को बोला जाएगा। किसे बोला जाएगा? मीथेन को बोला जाएगा, जिसका फार्मूला आपको याद रखना है CH4। क्या है? CH4। और मीथेन को ही हम CNG भी बोलते हैं, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। और आपको एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि CNG जो है ये पेट्रोलियम गैस नहीं होती है। ये पेट्रोलियम गैस नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि जमीन से निकलने वाला जो क्रूड ऑयल होता है, काला वाला तेल होता है, उस काले वाले तेल में आपका मीथेन नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है। और ये ब्यूटेन आपको कहां पे मिलेगा? ब्यूटेन कहां पे मिलेगा? ये आपको घर की जो गैस होती है भाई साहब, है ना, जिसे हम LPG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LPG बोलते हैं। उसमें आपको ब्यूटेन मिलेगा। कहां मिलेगा?
ब्यूटेन मिलेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जानवर जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। और इस सेलुलोज को पाचन करने के लिए इनके पेट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। उन जीवाणु को क्या बोला जाता है? साइनो बैक्टीरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनो बैक्टीरिया। या उसे ही एक पर्टिकुलर नाम अगर हम दे तो उसे ही बोला जाता है मिथानोजेनिक बैक्टीरिया। मिथानोजेनिक बैक्टीरिया बोला जाता है, जो कि क्या बनाती है? मीथेन बनाती है। उनके पेट में क्या बनता है? मीथेन बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। और ये पता है आप सभी को, कभी इसे देखा है क्या आपने? ये नरक का द्वार है। ये क्या है? असलियत में है, ओरिजिनली है। किसी ने देखा है? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे, क्या ये आपने कभी देखा है? एक बार किसी ने देखा अगर होगा तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे भाई साहब। मैं इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगा। मीथेन का ये सब्जेक्ट हमारा निकल ही गया है, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। जिन्होंने ये कभी देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, एक बार जरूर हाथ ऊपर कर देंगे। इसे बोला जाता है नरक का द्वार। नरक का द्वार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है हमारी धरती के ऊपर जहां पर हमेशा आग चलती आ रही है। दशकों से इसको आग लगी हुई है। और ऐसा बोला जाता है इसके नीचे बहुत बड़ा मीथेन का भंडार है। मीथेन का भंडार है। और ये पता है, अगर आपको ये छोटा कुआं अगर दिख रहे हो ना, कुआं अगर लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के बाजू में एक कार खड़ी है। दिखाई दे रही है भाई साहब? ये कार खड़ी है। और कार का आकार देखिए, और भाई साहब इस कुएं के मुंह का आकार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना विशाल है। ये कितना विशाल है। ये पता है कहां पर है? ये पता है कहां पर है भाई साहब? ये रहा, टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है, आपने देखा होगा, है ना? सलमान खान वाली मूवी, ठीक है? हाँ, तो वहां पे तुर्कमेनिस्तान में वो गया था। टाइगर कहां पे गए थे? तुर्कमेनिस्तान में गए थे। तुर्कमेनिस्तान नाम का एक देश है भाई साहब, आपने सुना ही होगा। वहां पे एक डेजर्ट है, एक डेजर्ट है जिसका नाम है काराकुम। क्या नाम है? काराकुम। उस डेजर्ट में ये इतना बड़ा कुआं है जहां पे हमेशा आग लगी रहती है। क्लियर हो गया है? ये बिल्कुल तंदूर भट्टी है, बिल्कुल सही बोले। इसका आजू बाजू तो मुझे लग रहा है कि तंदूरी बनाने वाले जो बड़े बड़े होटल ओपन करने चाहिए भाई साहब, यहीं पे सेको और यहीं से परसो, यहीं पे सेको, यहीं पे परसो, बहुत गजब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर करेंगे। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मसल रिपेयर? चलिए इसका आंसर करेंगे। मांसपेशियों की अगर मरम्मत करनी है तो हमें कौन से विटामिन की जरूरत होती है, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? चलिए बताइए। फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, किसकी रहेगी? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन को ही हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बोला जाता है। माने कि ये क्या करता है? कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, नई कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, मसल को रिपेयर करने में मदद करता है, वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, चलिए ये पता है आप सभी को। और ये रहे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि माइक्रो मतलब क्या होता है, जिसमें हम सूक्ष्म पोषक बोलते हैं, और मैक्रो मतलब क्या होता है, जिसमें वृहद पोषक बोलते हैं। सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, माइक्रो मतलब वो होते हैं, देखिए ये उल्टा हो गया है ना, ये उल्टा हो गया। माइक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें कम मात्रा में चाहिए, माने कि विटामिन और मिनरल जो है वो हमें कम मात्रा में चाहिए रह देंगे। और मैक्रो का मतलब क्या है? वो ज्यादा मात्रा में चाहिए रहेंगे, माने कि ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। माने कि ये ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए, ये ज्यादा मात्रा में हमें लगने चाहिए। और ये विटामिन और मिनरल जो है ये हमें कम मात्रा में चाहिए होंगे, कम मात्रा लगे, क्योंकि विटामिन और मिनरल अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपका बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड इफेक्ट हो जाएगा। जोड़ी लगा वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। माइक्रो विटामिन और मिनरल, और मैक्रो कौन से रहेंगे? वो रहेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस?
मानव श्वसन प्रणाली का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करता है? चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, 1000 के पास पहुंचने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे जो है, सभी स्टूडेंट एक बार जोर लगाएंगे, एक बार लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी से, ताकि 1000 का आंकड़ा आज पार हो जाएगा। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा आपका अल्वोली। क्या रहने वाला है? अल्वोली रहेगा। आप सभी को पता है अल्वोली कोई हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसे हम श्वसन प्रणाली बोलते हैं, श्वसन प्रणाली का कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। कार्यात्मक इकाई बोला जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो है, जो गैसेस का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है ये आपको मैं बताने वाला हूं, पर उसके पहले कुछ विशेषताएं बताने वाला हूं अल्वोली की। देखिए, हमारे लंग्स में लगभग 300 से 500 मिलियन अल्वोली होते हैं। कितने होते हैं? आंकड़ा देख लो, 300 से 500 मिलियन अल्वोली होते हैं। और ये छोटे 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 दाने जैसे रहेंगे इस तरह से, ठीक है। और इनको अगर पूरा खोल के हमने सिल लिया, मान लीजिए किसी का फेफड़ा अगर फट गया होगा, उसे निकाल लिया और हर अवलोल के मैंने सिल लिया भाई साहब सुई और धागे से, तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है एक टेनिस का जो पूरा का पूरा ग्राउंड होता है ना, उतने बड़ा हो जाएगा। लगभग 70 मीटर स्क्वायर इतना बड़ा एरिया हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और इसके बारे में बताऊंगा, हमारी जो शरीर में अल्वोली होती है उसमें गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, माने कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आपके यहाँ पे आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है भाई साहब यहाँ से ब्लड में चला जाएगा। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? इसमें होती है डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सी होती है? डिफ्यूजन होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक और बात हमने ध्यान में रखना है कि जब डिफ्यूजन होता है तो इसमें कोई भी ऊर्जा नहीं लगती, कोई भी ऊर्जा नहीं लगती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाली बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 जो बच्चे एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। और शेयर भी करते रहेंगे, लाइक भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 500 लाइक कंप्लीट कर दिए, 500 लाइक कंप्लीट कर दिए। और आगे का टारगेट रहेगा हमारा 1000 लाइक। देखते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया एक बार लाइक भी ठोक देंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये रहेगा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन संस्था। क्या रहेगी? उत्सर्जन। और इसमें मेन ऑर्गन कोई होगा तो वो है हमारा किडनी। क्या रहेगा? किडनी। और किडनी के बाद भाई साहब ये आपकी मूत्र नली आ जाएगी, या आपका ब्लैडर आ जाएगा, और यूरिथ्रा। इनको आपको सीक्वेंस में भी याद रखना है। क्या रखना है? सीक्वेंस में भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच पार्ट ऑफ द सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। यहां पे बोला गया है कि पौधे में जो बीज होती है उसका ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिससे पौधा बन जाता है। चलिए इसका भी आंसर आप जल्दी से दे दोगे, मुझे पता है ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन शायद मैंने एनसीईआरटी और लूसेंट वाली सीरीज जो है उसमें लिया था। अगर आप वो क्लास कर रहे हो तो इस लेवल के क्वेश्चन वहां पे मैं ले रहा हूं, लूसेंट वाले क्वेश्चन। ये लूसेंट वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने बीपीएससी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए जी? बहुत बढ़िया, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे आपके रेडिकल्स। रेडिकल्स से क्या बनते हैं जी? ये जड़ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जड़ बन जाते हैं। और इपिकोटिल जो होता है भाई साहब, इससे आपके पत्ते और ऊपर का जो स्टेम होता है ये बनता है। ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाउ डू प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट। यहां पे बोला गया कि पौधे उनका उत्सर्जन कैसे करते हैं, पौधे उनका उत्सर्जन कैसे करते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी।
बहुत बढ़िया। क्या रहेगा इसका उत्तर? पौधे किस प्रकार का अपशिष्ट उत्सर्जन करते हैं? बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन, बाय प्रोड्यूसिंग फूड्स, बाय रिलीजिंग वाटर एंड सॉल्ट्स एंड बाय प्रोड्यूसिंग फ्लावर। क्या रहेगा जी? एग्जैक्ट उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा पानी और नमक जो है भाई साहब वो बाहर निकालेंगे। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना भाई साहब, वहां पे जो ऐसे एक चिपचिपी सी चीज बाहर आती है, वो चिपचिपी चीज मतलब क्या है? वही पानी और साल्ट से बना हुआ रेजिन होता है। उसे क्या बोलते हैं? रेजिन बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहां पे? जी हाँ। देखिए यहां पे वेस्ट बोला गया है, वेस्ट बोला गया है, इसके ऊपर ध्यान देंगे, वेस्ट बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन? चलिए यहां पे एक्चुअली एक क्वेश्चन जो है इसमें चाहिए था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे एक शब्द ऐड कर रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूट्स, लीव्स, फ्लावर, स्टेम। ठीक है, देखिए वहां पे सेक्सुअल बोला है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा फ्लावर। क्या रहेगा जी? फ्लावर। अगर वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है भाई साहब, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता था मोर देन वन ऑफ अबव, मोर देन वन ऑफ अबव, तो वहां पे आपका आंसर ये आता था। क्यों आता था? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है आपके प्लांट्स में, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। यहाँ पे पत्तों से पेड़ बनते हैं, उनके जड़ों से बनते हैं, उनके जो स्टेम होती है उससे भी बनते हैं। माने कि सिर्फ रिप्रोडक्शन अगर बोल रहे हो तो भाई साहब वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक शब्द ऐड कर दिया, वो रहेगा सेक्सुअल। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बोला गया है कि अगर फलों को पकाना है भाई साहब, क्या करना है? फलों को अगर पकाना है तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करोगे? फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करोगे? राइपनिंग ऑफ फ्रूट किसका इस्तेमाल किया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा इथिलीन। क्या रहेगा इसका आंसर? इथिलीन रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इथिलीन गैस जो है प्राकृतिक तौर पर भी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खुद प्लांट बनाती है, और भाई साहब एक्सटर्नली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इथिलीन गैस को। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए इथिलीन गैस को ही फ्रूट राइपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये भाई साहब हानिकारक नहीं है। ऐसी हमारी इंडियन की संस्था है जिसे हम एफएसएसआई बोला जाता है। क्या बोलता है? फसाई बोला जाता है, इसे तो हम फसाई ही बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो, FSSAI। ठीक है, ये हमारी एक भारतीय संस्था है, जो किसी खाने पर अगर थप्पा लग गया, इसका मतलब क्या है? वो मानव को हानिकारक नहीं है, उसका मतलब ये होता है। पर आपको पता होगा भाई साहब, ये एसिड इथिलीन गैस जो है, इससे पके हुए फ्रूट्स अगर खाते हो तो आपके शरीर की गर्मी बढ़ेगी। क्या होगी? शरीर की गर्मी बनती है। क्या बनती है? गर्मी बढ़ती है। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? जिसे गर्मी का अगर भाई साहब ये है, परेशानी है, वो ऐसे फल फ्रूट ना खाए तो ही अच्छा है। ठीक है, चलिए एक और बात आपको बताना चाहूंगा, ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, 101% बता रहा हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 में इस स्लाइड में से क्वेश्चन आने वाला है। यहां पे मैंने क्या दिया है, सभी लोग एक एक कर जानेंगे और ध्यान देंगे। देखिए यहां पे मैंने पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन लिख के रखे हैं। प्लांट हार्मोन दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, दो भागों में विभाजित होते हैं। एक होते हैं आपके प्लांट ग्रोथ प्रमोट करने वाले, माने कि पौधों की जो बढ़ने की क्षमता होते हैं उसे बढ़ाने वाले, वो रहते हैं आपका ऑक्सिन। एक होता है जिब्रेलिन और एक होता है आपका साइटोकाइनिन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक होता है आपका ऑक्सिन, एक होता है जिब्रेलिन, एक होता है आपको साइटोकाइनिन। ये क्लियर हो गया?
और उसके बाद दूसरे होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, माने कि बढ़ने नहीं देंगे पौधे को, वो होते हैं आपके इथिलीन, और एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड। क्या होता है जी? एब्सिसिक एसिड। और आपको पता है इन्हीं के ऊपर जो है बीपीएससी TRE 3.0 में हेड मास्टर के एग्जामिनेशन में और हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में एज इट इज क्वेश्चन आया था। क्या आया था? एज इट इज क्वेश्चन आया था। मैं इसके ऊपर कल क्वेश्चन लेके आने वाला हूं बहुत सारे, ठीक है? तो आप जरूर कल का भी क्लास आपको ज्वाइन करना है, ताकि प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। यूडोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यूडोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? और देखो यहां पे मैंने बाजू में आपको एक चीटिंग करने के लिए एक फिगर भी लगा दी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यूडोमीटर किस लिए लगाया जाता है? फिर भी बच्चे जो है कुछ लोग भाई साहब कंफ्यूज हो रहे हैं, बता रहे हैं मोटर वाहनों की रफ्तार ज्ञात करने के लिए। मुझे बताइए, ये मोटर वाहनों की रफ्तार किस तरह से ज्ञात करेगा भाई जी? बताओ कैसे करेगा? इतना बड़ा हिंट यहाँ पे लगा दिया बीपीएससी ने, मान लीजिए ऐसे फिगर बाजू में लगा दी और आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, फिर भी आप गलत करके आ जाओगे। इसका आंसर रहेगा बरसात का पानी कितना आ रहा है। इसे ही दूसरा नाम है, इसे रेन गेज भी बोला जाता है। रेन गेज भी बोला जाता है, ठीक है? ये भी एक नाम है, इसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है? क्लियर हो गया है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में होती है? ये सभी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, पहले पढ़ा चुका हूं, बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है? बस थोड़ा सा फास्ट रिवाइजन कर रहा हूं आपको, क्योंकि कल आपका टेस्ट है 10, क्योंकि आप सभी को पता है कल हमारा 10 तारीख को टेस्ट होने वाला है, महा टेस्ट होने वाली है। और महा टेस्ट में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, हो सकता है ऐसा, ठीक है? इसीलिए पुराने वाले क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत हो जाए, ताकि आप टेस्ट में अच्छे स्कोर कर पाओ, ठीक है? चलिए, शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। इसका आंसर रहेगा सेलुलोज। सेलुलोज ये वो शर्करा होती है, वो कहां पर रहेगी? देखिए, ये सेलुलोज जो है प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल माने कि पौधे की जो कोशिका होती है, ये कोशिका का जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है भाई साहब, इसके ऊपर आपका सेलुलोज होता है, इसके ऊपर आपका सेलुलोज से वो ढका होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और वही सेलुलोज जो है भाई साहब, शुगर सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे नेचर में। अगर कोई पूछा है कि आपको पूछे कि हमारे धरती में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कौन सी शक्कर है, कौन सा शुगर है, तो आपका आंसर रहने वाला है सेलुलोज। क्या रहेगा? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है जी? एक बहुशर्करा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर या पॉली। क्लियर हो गया? ओके। और इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए, ये भी क्वेश्चन आया है कि कपास में भाई साहब कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला घटक होता है? वो होता है आपका सेलुलोज। कमेंट बॉक्स में लिख दो सेलुलोज। कितना होता है? लगभग 90% सेलुलोज पाया जाता है कपास में। और उसके साथ साथ अगर पूछा जाए ये क्या है, ये रेशम का कीड़ा है भाई साहब। रेशम माने कि सिल्क, सिल्क जिसे बोलते हैं, ये सिल्क में जो धागा बनता है वो किससे बनता है? वो सेलुलोज से नहीं बनता है, वो बना होता है प्रोटीन से। ये भी लिख दो, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और कौन सा प्रोटीन जी? उसका नाम है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन, ठीक है? ये है उसका आंसर। क्लियर है? तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया है? रेशम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। कपास में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर हो गया है? प्रोटीन अलग बात हो गई, सेलुलोज क्या है? शर्करा है। सेलुलोज क्या एक प्रकार की शर्करा है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। इन न्यूक्लियर रिएक्टर ड्यूटीओ को इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसे क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। उसका उपयोग क्या है? इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे जो है ताकत लगाएंगे जोर से, ताकि हम 1000 का आंकड़ा आर पास कर दे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक भी कर देंगे जी। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है?
इसका आंसर रहेगा आपका मॉडरेटर। क्या आंसर रहेगा? मॉडरेटर, माने कि मंदक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है। टेस्ट कब रहेगी, कैसे होगी? टेस्ट कब होगी, कब होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, ये सभी बातें जो है आपको दानिश सर बताने वाले हैं। आपको दानिश सर बताने वाले हैं, तो उनका क्लास आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, उन पे बताएंगे, वो आज पेड क्लास में भी बता देंगे और कर वाईटी के ऊपर भी बता देंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर मतलब होता क्या है? इसे हम भारी पानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारी पानी भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर जब आप न्यूट्रॉन मारोगे फेंक कर, तब जाकर वो टूटेगा। टूटेगा मतलब तोड़ने के बाद उसमें बेरिलियम और क्रिप्टोन नाम के दो एलिमेंट बनेंगे, और उसमें ये न्यूट्रॉन निकलते जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। और इन्हीं न्यूट्रॉन की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर कर, ठीक है, एब्जॉर्ब कर कर उनकी गति कम करने का काम करते हैं आपका मॉडरेटर। क्या करता है? समझ में आया मैंने क्या बोला है? ये न्यूट्रॉन जो यहां से निकल रहे हैं भाई साहब, इनको उनकी ऊर्जा कंट्रोल करने का काम करता है मॉडरेटर। मॉडरेटर मान जिसे हम मध्यक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्यक बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे? और यहाँ पे जो ड्यूटेरियम आया है, ड्यूटेरियम जो आया है यहाँ पे नाम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे नाम बोले हमने D2O। ठीक है, यहाँ पे ये ड्यूटेरियम जो है भाई साहब, पता है कोई बता सकता है ये क्या है? ये ड्यूटेरियम क्या है? कोई बता सकता है? कोई है अपने पास जिगरे वाला जो बता सके कि ये ड्यूटेरियम क्या है? चलिए बताइए सभी लोग, देखते कौन कौन इसका आंसर कर सकता है। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ये ड्यूटेरियम क्या है? ये ड्यूटेरियम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है भाई साहब, ये आपको ध्यान में रखना। इसके बारे में हमने पढ़े हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, और उसमें ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता रहना चाहिए। ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इनका एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 2 होता है भाई साहब। कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है यहाँ पे? इतना समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है, ये भारी होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर मैं मास बोलूं, हाइड्रोजन का वो एटॉमिक मास कितना होता है जी? इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। वही अगर मैं ड्यूटेरियम की अगर बात करूंगा तो इसका एटॉमिक मास 2 होता है। इसका मतलब क्या है? वो भारी होता है, और इसीलिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी पानी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारी पानी बोला जाता है। ठीक है, और ये रहा आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए होमवर्क कर कर दे रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अच्छे से, और इसे सॉल्व करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, और इसी तरह से कल हमारा टेस्ट रहने वाला है। कैसे रहेगा, क्या रहेगा, दानिश सर आपको जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बने रहेंगे टीचिंग परीक्षा के साथ। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक ठोक देंगे भाई साहब, और मिलेंगे अगली सेशन में ठीक 2 बजे। थैंक यू वेरी मच।